हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में यह हमारी 4th वीडियो है और ये सिलेबस है आपके ट्रिग्नोमेट्री का। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। और इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग KVS, NVS और EMRS में TGT मैथ्स की प्रिपरेशन मेरे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच न्यू सिलेबस प्लस PYQs को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स विद PYQs PDF के साथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अभी इस बैच पर 20% का ऑफ चल रहा है, तो यदि आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप आज का टॉपिक। हाइट एंड डिस्टेंस एक आसान टॉपिक है, बस आपको एंगल्स के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। यदि वो जानकारी आपके पास है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई सा भी सवाल होगा बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। 2 टाइप के एंगल होते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर रखी होती है और उसे हम नीचे से देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। और यदि कोई वस्तु नीचे रखी हुई है और उसे हम ऊपर से देख रहे हैं तब जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण। ठीक है। और ये जो लाइन होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो लाइन है जो वस्तु को और व्यक्ति को जोड़ रही है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर। यदि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यदि एक लाइन हम यहाँ खींचें तो ये जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है मान लीजिए थीटा, तो वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी यदि हम एक लाइन खींचे तो ये जो एंगल बन रहा है मान लीजिए थीटा, तो ये भी एक एंगल बनेगा जो कि सेम होगा, है ना, दोनों एंगल सेम होगा। अब हम एक एक करके एंगल्स को देखते हैं। जैसे फर्स्ट में देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 होगा। मान लीजिए ये जो एंगल है ये है 30। अब ये 30 हो गया तो ये एंगल क्या होगा, ये होगा 60। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि 30 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है 1 और 60 के सामने जो साइड होती है वो होती है √3। ये रेशो होता है, ठीक है ना, इन दोनों साइड्स का रेशो होता है 1:√3। अब ये 1 है, ये √3 है, तो ये साइड क्या होगी, पाइथागोरस से निकाल लीजिए तो ये आ जाएगी 2। ठीक है। अब इसका काम कहाँ आएगा, जैसे यदि हमें दिया जाता है, हमें यदि दिया हो कि इस साइड की लेंथ दी है हमें 10 और हमसे इस साइड की लेंथ पूछी है या फिर इसकी लेंथ पूछी है, तो 1 बराबर दिया हुआ है 10, तो √3 बराबर क्या होगा, तो √3 बराबर होगा 10√3। तो ऐसे हम लेंथ निकाल लेंगे। ऐसे 2 बराबर क्या होगा, जब 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर 20। क्लियर। जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी आपको याद क्या रखना है कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और पाइथागोरस से ये निकल जाएगा। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में मान लीजिए ये है 90। पहली बात तो माना ये एंगल है 45 तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों एंगल सेम है, मतलब दोनों साइड्स बराबर है, तो इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, वो होगा 1:1। अब ये दोनों 1 1 है तो ये वाली साइड क्या होगी, तो ये वाली साइड हो जाएगी √2 पाइथागोरस से। ठीक। 45 के सामने 1 होता है, अब ये 45 हो गया तो ये भी 45 रहेगा, तो दोनों के सामने 1 1। देखिए 90% क्वेश्चन इन्हीं एंगल्स पे बनते हैं, 30, 60 और 45। लेकिन 5% क्वेश्चन आ जाते हैं 15 और 75 पर। तो इन पे भी देख ले रहे हैं कि 15 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है √3 - 1 और 75 के सामने जो साइड होती है वो होती है √3 + 1। क्लियर। ये तो 90 है ही। और पाइथागोरस से फिर ये वाली साइड क्या हो जाएगी, तो ये वाली साइड हो जाएगी 2√2। क्लियर। अब ये 3 फिगर और हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं पर बनते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि 30 के सामने जो साइड होती है वो होती है 1 और 60 के सामने जो साइड होती है वो होती है √3। 45 के सामने वो 1 और ये रेशो होता है, ठीक है ना, साइड की लेंथ नहीं होती, ये रेशो होता है। ऐसे ही 15 डिग्री के सामने वो होती है √3 - 1 और 75 डिग्री के सामने √3 + 1। क्लियर है।
अब ये फिगर देखो, फर्स्ट फिगर में देखो, ये 60 है, 60 के सामने वाली साइड क्या होगी? तो 60 के सामने जो रेशो होगा, ये 60 हो गया, तो ये क्या होगा? 30। तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, तो रेशो लिख दो। तो 60 के सामने √3 और ये 30 है, तो 30 के सामने 1। छोटा वाला ट्राइंगल हो गया। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, ये 30 है, 30 के सामने क्या होगा? 30 के सामने होगा 1। अब ये 30 है, तो ये बड़ा पूरा, ये 60 होगा, 60 के सामने √3, तो ये पूरी साइड होगी √3। अब देखिए, ये जो साइड है, ये √3 और 1 दोनों कैसे हो सकता है? या तो √3 होगा या 1 होगा। तो इन दोनों रेशो को पहले इक्वल करो। तो कैसे करेंगे? तो जो पिंक वाला है रेशो 1 और √3, इसमें हम क्या करते हैं? √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा? तो ये 1 तो √3 बन जाएगा, तो मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि पूरा √3 है ही, और इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 से बन जाएगा 3। क्लियर? जब हमने √3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन गया ना। अब ये पूरी साइड 3 है, ये 1 है, तो ये कितनी होगी? ये होगी 2। समझ गए? अब ये वाली साइड √3 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस से वाली साइड क्या होगी? तो ये वाली साइड होगी 2√3। ठीक है। अब सेकंड फिगर में देखो, छोटे वाले ट्राइंगल में 60 के सामने √3, ये 60 है, तो ये 30 होगा, 30 के सामने 1। अब बड़े वाले ट्राइंगल में 45 है, 45 के सामने 1 होगा, और ये 45 है, तो बड़ा भी 45 होगा, तो उसके सामने भी 1 होगा। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करें? ग्रीन वाले रेशो में हम √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो √3 हो जाएगा, और इसमें √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी √3 बन जाएगा। तो मैं 1 हटाकर ये जो पूरा है वो है √3। अब ये पूरा √3 है, तो ये कितना होगा? ये होगा √3 - 1, क्योंकि इतना 1 है ना। और पाइथागोरस से फिर ये वाली साइड बताओ, ये √3, ये √3, तो ये हो जाएगा √6। ठीक। अब थर्ड वाला फिगर देखो, 45 के सामने 1, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 1। 30 बड़े वाला देखो, 30 के सामने 1, तो ये बड़ा क्या होगा? 60, 60 के सामने √3, तो ये पूरी √3 है, तो ये इतनी कितनी होगी? ये होगी √3 - 1। समझ गए? ये फिगर आपको याद रखना है। बस आपको मेन चीज ये याद रखना है कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 45 के सामने 1, 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1। क्लियर? अब हम क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको क्वेश्चन के थ्रू और समझ आएगा कि इन रेशो का काम कैसे आएगा। ठीक है, तो इन फिगर्स को आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 50 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है जिस पर एक झंडा लगा हुआ है। यदि झंडे के उच्चतम बिंदु पर एक उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कहां से बन रहा है? मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, एक ऐसे बिंदु से बन रहा है जो स्तंभ की ऊंचाई के बराबर स्तंभ के धरातल बिंदु से दूर है। अच्छा, मतलब इसे फिगर से ही समझाता हूं। एक स्तंभ है जिसकी लंबाई हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 50 मीटर, और इस पर एक झंडा लगा हुआ है जिस पर झंडे के टॉप पॉइंट पर एक उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां से? स्तंभ से 50 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये झंडे के टॉप पॉइंट पर। कितना? 60। हमें बताना है इस झंडे की लंबाई। कैसे बताएंगे? तो पहले तो आप मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा जो कि पोल की टॉप पॉइंट पर जा रहा है, तो वो एंगल कितना होगा? देखिए, ये लंबाई दी हुई है 50, ये लंबाई भी 50 दी हुई है, तो दोनों का रेशो कितना आ रहा है? तो 1:1 आ रहा है। 1:1 किस एंगल में होता है? वो होता है 45 डिग्री में। मैंने आपको बताया था। तो ये एंगल आ गया 45, तो रेशो लिख लो। तो ये जो पूरी लंबाई आई है, ये आई है 1 रेशो के रूप में। ठीक है, और ये भी 1। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, तो बड़े वाले ट्राइंगल में 60 के सामने क्या होती है साइड? 60 के सामने होती है √3, तो ये जो पूरी साइड आ गई, ये आ गई √3। कितनी? √3। तो ये पूरी √3 है, ये पूरी साइड √3 है, और ये 1 है, तो ये कितनी होगी? तो ये होगी √3 - 1। क्लियर है?
अब रेशो को इक्वल कर दो, हमें 1 के बराबर दिया हुआ है 50 के, तो √3 - 1 किसके बराबर होगा? 1 बराबर है 50 के, तो √3 - 1 किसके बराबर होगा? तो वो होगा 50 इंटू √3 - 1 के। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ कैसे किया मैंने? हमने डायग्राम बनाया, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60, हमने ये वाला एंगल निकाल लिया एक 45। वो कैसे निकाला? क्योंकि दोनों साइड बराबर है, क्योंकि इनका रेशो 1:1 है। 1:1 रेशो कहाँ पर होता है? 45 डिग्री में, ये मैंने आपको बताया हुआ है। 45 एंगल में होता है ना 1:1 रेशो बराबर, तो ये 45 आ गया, तो रेशो आ गया 1। ठीक है, अब 60 के सामने क्या होता है? 60 के सामने होता है √3, तो ये पूरी लंबाई √3 है और ये 1 है, तो ये कितनी होगी? तो ये होगी √3 - 1। तो बस अब 1 इक्वल टू हमें 50 दिया हुआ है, तो √3 - 1 किसके इक्वल होगा? तो 50 इंटू √3 - 1, तो आंसर आ गया डी। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक 45 मीटर ऊंचा एक पेड़ है जिसकी जमीन पर छाया बन रही है 15√3 मीटर। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऐसा कौन है जो बिना पेन उठाए बता पा रहा है इसका आंसर? तो इसका आंसर तो वैसे 60 आ रहा है, आंसर लगा हुआ है, लेकिन कैसे आएगा? देखिए ये एक पेड़ है जो है 45 मीटर ऊंचा, इसकी जो छाया बन रही है वो बन रही है 15√3। हमें ये एंगल बताना है, तो ये एंगल कैसे आएगा? तो पहले इनका रेशो निकालो, 45 और 15√3, इसका रेशो क्या आएगा? तो इसका रेशो आ रहा है √3:1, मतलब ये है √3, ये है 1। तो अब बताइए एंगल क्या हुआ? तो किस एंगल के सामने √3 होता है? वो होता है 60 के सामने, तो ये जो एंगल आ गया 60, तो आंसर ए। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको बल्कि बिना पेन उठाए मतलब आ जाना चाहिए, सिर्फ आपको रेशो निकालना है और रेशो के अकॉर्डिंग आप उसका एंगल बता दोगे। ठीक है, तो आपको रेशो हर एंगल का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, किसके सामने क्या होता है। ठीक है, और उसका उल्टा भी पता होना चाहिए, यदि रेशो ये है तो उसका एंगल क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक 100 मीटर ऊंचा स्तंभ है जिस पर आदमी बैठा हुआ है, वह नीचे स्तंभ की तरफ आती हुई कार को देख रहा है जिस पर अवनमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, और कुछ देर बाद फिर देखता है तब अवनमन कोण 60 डिग्री का बनता है। हमें कार द्वारा चली गई दूरी बताना है। तो इसे आप डायग्राम में देखो, देखिए ये एक स्तंभ है जिससे कुछ दूरी पर एक कार है। ठीक है, और इस कार को जब वो ऊपर बैठा व्यक्ति देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, कुछ देर बाद कार यहां पर आ गई, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? तब बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें ये दूरी निकालना है, मतलब ये दूरी कार ने कितनी दूरी तय करी ये निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें स्तंभ की लंबाई दी हुई है 100। तो देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हम ऊपर से हटाकर नीचे ही लिख रहे हैं, और आप भी डायरेक्ट नीचे ही लिखा करो। ठीक है, तो ये है 30 और ये है 60। क्लियर? कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये रेशो याद है आपको, ये वाले फिगर का, या वापस ले चलूँ वहीं पर? देखिए 60 और 30 में क्या था? ये √3, ये 1 और ये 2। कैसे आया था एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, आगे नहीं समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे, इसमें समझा दे रहा हूँ। देखिए 60 के सामने क्या होता है? 60 के सामने होता है √3, तो ये आ गया √3। अब ये 60 है तो ये 30 होगा, 30 के सामने 1, अब ये रेशो आ गया। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, तो बड़े वाले ट्राइंगल में 30 के सामने क्या होता है? 30 के सामने होता है 1, और ये 60 है तो 60 के सामने होगा पूरा √3। अब ये 1 है, ये √3 भी है, तो ये दोनों बराबर करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही लंबाई है, वो √3 भी हो गई 1 भी हो गई, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो रेशो है और ये, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम? ये वाले रेशो में √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो √3 बन जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, और जब इसमें √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3। तो जब ये पूरी 3 है, ये 1 है, तो ये कितना बचा? ये 2 बचा। समझ आया? तो अब मैं सिर्फ रेशो लिख दे रहा हूं, तो ये आएगा √3, ये 1 और ये 2। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कार द्वारा चली गई दूरी, मतलब ये दूरी निकालना है। अब इन रेशो को कंपेयर कर दो, जैसे
√3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 100, √3 इक्वल टू दिया है 100 के, तो 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 1 इक्वल हो जाएगा 100/√3। हमें 2 बराबर बताना है, तो 2 बराबर क्या होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 200/√3। ऑप्शन है क्या कोई, तो √3 वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे बन गया 3, तो क्या आ गया 100√3/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया कैसे किया, सिर्फ आपको रेशो पता होंगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी है जो पहाड़ की चोटी से देख रहा है, क्या देख रहा है कि तल तक जाने वाले रास्ते के 2 लगातार किलोमीटर पत्थरों के अवनमन कोण 30 और 60 है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई बताओ। अच्छा, इसे फिगर से ही समझो, ये एक पहाड़ है, यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो देख रहा है 2 लगातार किलोमीटर वाले पत्थरों को, 2 किलोमीटर लगातार पत्थरों को देख रहा है, जिस पर अवनमन कोण बन रहा है, इस पर बन रहा है अवनमन कोण 30 और इस पर बन रहा है 60। अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं, ये 30 है और ये 60 है। अब दोनों किलोमीटर पत्थर हैं, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 1। ऑब्वियसली पत्थर किलोमीटर वाला पत्थर लगे हुए ना। हमें बताना है ये चोटी की लंबाई, तो कैसे बताओगे, तो रेशो बताओ, 30-60 का रेशो क्या होता है ये वाले फिगर का, तो ये होता है √3, ये होता है 1 और ये होता है 2। ये रेशो हमें पता है, 2 बराबर दिया है 1 के, तो √3 किसके बराबर होगा, √3/2 के। 2 बराबर दिया है 1 के, तो 1 बराबर क्या होगा 1/2 के, तो √3 क्या होगा √3/2 के, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो आपको रेशो बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, बहुत जल्दी ये सवाल हो जाएंगे, मतलब कई सवाल तो पढ़ते ही समझ आएंगे कि अच्छा इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब मैंने कोई अलग से नहीं बनाए, तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 होटल है जो 25 मीटर दूरी पर है, इनमें से एक होटल 70 मीटर ऊंचा है और दूसरे होटल के शीर्ष से अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का, वो भी दूसरे होटल के शीर्ष पर ही बन रहा है। अच्छा, तो दूसरे होटल की ऊंचाई बताना है, और दूसरा होटल छोटा है, जब ये ऑप्शन छोटे वाले हैं ना, तो देखिए एक होटल ये है और दूसरा होटल ये, और दोनों होटल के बीच की दूरी हमें दी हुई है 25 मीटर। बड़े वाले होटल से छोटे वाले होटल की जो ऊपर टॉप पर जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 45। क्वेश्चन में दिया हुआ है जब अवनमन कोण यहाँ 45 है तो ये भी 45 होगा, तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं, तो ये आया 45। अब ये 25 है तो ये भी 25 होगा। क्लियर। अब ये एंगल 45 है, तो एंगल 45 वाले ट्राइंगल में क्या बताया था 1:1 होता है, तो ये 45 है तो ये 25 है, तो ये भी 25 होगा। ठीक है, तो ये 25 है और हमें इसकी लंबाई पूरी दी हुई है 70, और हमें इसकी बताना है 70 - 25 क्या होगा 45, तो आंसर आ गया सी। बहुत आसान, ऐसे ही सवाल आते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन 30, 60 और 45 पर ही आते हैं, इन्हीं एंगल्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको रेशियो याद होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। हमें एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है ए बी और इस पर 2 पॉइंट है सी और डी। तो इसे डायग्राम से समझिए कि एक वर्टिकल पोल है ए और बी, इस पर 2 पॉइंट्स हैं सी और डी, तो ये है सी और ऊपर है डी। ठीक है, और इनकी वैसे वैल्यू भी दी हुई है, जैसे ए सी की लंबाई दी हुई है, ए सी की लंबाई ए दी हुई है, तो ये जो लंबाई है ये ए, और ए डी की लंबाई दी हुई है बी, और बी ए की लंबाई दी हुई है सी। ठीक है, और हमसे बोला है कि एक पॉइंट है एक्स दूरी पर, एक पॉइंट है एक्स दूरी पर जिससे ए सी ए डी ए बी पर एंगल बन रहे हैं अल्फा बीटा गामा। तो एंगल बनाते हैं, ए सी पर बनाते हैं पहले, तो ए सी पर एंगल बन रहा है अल्फा, फिर ए डी पर एंगल क्या बन रहा है बीटा, और ए बी पर क्या बन रहा है, ए बी पर बन रहा है गामा। तो ये जो एंगल है ये है गामा,
और हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया हुआ 180, हमें एक्स की वैल्यू बताना है। कैसे सॉल्व होगा ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब भी रेशो समझना है, एंगल ऐसे फॉर्म में दिया हो, तो हमेशा यूज़ करते हैं हम टेन थीटा का, क्योंकि टेन थीटा इक्वल क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, हमें एक्स की वैल्यू बताना है, मतलब बेस की वैल्यू। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। तो यहाँ पर किस कंसेप्ट का यूज होगा, जो मैंने आपको बताया था, टेन ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले में। टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या था, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो रहा था 180 के या फिर पाई के, तो टेन पाई क्या हो जाता है, टेन 180 होता है 0, मतलब ये ऊपर जाके ये 0 हो जाएगा, है ना। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो इक्वल, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा ये इक्वल टू 0 के। तो क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी। तो यहाँ पर ए बी सी की जगह अल्फा बीटा गामा है, तो हम लिखते हैं, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा इक्वल टू हो जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा के। तो वैल्यू रखते जाओ, टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, अल्फा मतलब ये छोटा वाला एंगल, मतलब ये वाला ट्राइंगल यूज होगा, तो ए अपॉन एक्स क्या आ रहा है, ए अपॉन एक्स प्लस टेन बीटा क्या होगा, तो टेन बीटा में ये वाला ट्राइंगल यूज होगा, तो ये लेंथ है बी और ये एक्स, तो क्या आएगा बी अपॉन एक्स प्लस फिर टेन गामा में क्या आएगा सी अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, तो क्या है ए एक्स इंटू बी अपॉन एक्स इंटू सी अपॉन एक्स। तो यहाँ से आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स इक्वल टू ए बी सी अपॉन एक्स की पावर क्यू। तो एक्स से एक एक्स गया तो एक्स स्क्वायर बचा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो क्या आएगा फिर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया कैसे किया। जब भी रेशो, मतलब जब भी ऐसे एंगल दिए हों, इस टाइप के एंगल दिए हों, तो हम टेन का यूज करते हैं, क्योंकि टेन हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन करिए, एक प्रकाश स्तंभ है जो कि 60 मीटर ऊंचा है, उससे एक नाव का जो अवनमन कोण है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बन रहा है 15 डिग्री का। हमें उस प्रकाश स्तंभ से नाव की दूरी बताना है। ठीक है, देखिए डायग्राम, ये एक प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई दी है 60 मीटर। यहाँ पर कई नाव है और नाव से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, अवनमन कोण, वो हो रहा है 15 डिग्री। तो डायरेक्ट हम यहीं लिख दें। अब मैंने 15 डिग्री में आपको क्या बताया था, रेशो में क्या बताया था, ये 15 है, अब ये 15 है तो ये 75 होगा। तो 15 के सामने होता है √3 - 1 और 75 के सामने √3 + 1। तो √3 - 1 इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 60, तो √3 - 1 इक्वल टू दिया है 60 के, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा 60 अपॉन √3 - 1। हमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है ये दूरी, ये जो x है, और इसका रेशो क्या है √3 + 1, हमें वैल्यू निकालना है √3 + 1। तो आंसर आ गया ये ऑप्शन नंबर बी, एज इट इज दिया हुआ है। आसान सवाल था, बस रेशो पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया था NVS TGT में। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3D मॉडल पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक टावर है OP जिस पर पॉइंट A से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, और ये पॉइंट A है वो साउथ में है, और एक पॉइंट B है जो कि A के वेस्ट में, उस वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का। हमें A और B के बीच की दूरी दे दी है 3 मीटर, हमें हाइट ऑफ टावर बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, पहले डायग्राम बनाते हैं ना।
ये एक डायग्राम है जिस पर ये है टॉवर, ठीक है। टॉवर क्या है? ओपी। और ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। क्लियर? अब बोल रहा है कि ए जो है वो साउथ में है, तो यहां कहीं पे होगा ए, और इसके द्वारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। क्लियर? अब एक पॉइंट बी है जो ए के वेस्ट में है, एक पॉइंट बी है जो वेस्ट ऑफ ए है, मतलब ए के वेस्ट में है, तो बी कहां पर होगा? बी होगा यहां पर। थोड़ा दूर ले लेते, यहां पर ले लिया हमने बी, ठीक, ये है बी। और इसके द्वारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है 30 डिग्री का। ये बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक। और हमें ए और बी के बीच की दूरी दे दी है। बीच की दूरी कितनी दी है? 3 मीटर। तो ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 3। क्लियर? हमें ओ पी निकालना है, मतलब टॉवर की लंबाई निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो रेशियो निकालिए। पहले हम ये वाला डायग्राम देखते हैं। इसमें देखिए 60 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। तो 60 के सामने क्या होता है? 60 के सामने होता है √3, 30 के सामने होता है 1। तो यहां मैं लिख रहा हूं √3 और ये 1 पर्पल से लिख दिया हमने। अब ग्रीन से मैं लिखूंगा ये वाले डायग्राम में, ये 30 है, 30 के सामने होता है 1 और ये पूरा 60 होगा, तो वो होगा √3। तो क्या आएगा? 30 के सामने 1 और ये पूरा 60 है, तो इसके सामने √3। अब देखिए ये जो दोनों नंबर है ये बता रहे हैं इसकी लंबाई के बारे में, तो दोनों को बराबर करना होगा। तो हम क्या करते हैं? ग्रीन वाले रेशो में √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रेशो है तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो जब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा √3, तो 1 हटा दिया मैंने। और इसमें जब √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 बन जाएगा, तो ये बन गया 3। क्लियर? तो हमें रेशो मिल गया, ये है 1, ये है 3 और ये है √3। हमें इसकी लंबाई दी हुई है 3, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एंगल है 90 डिग्री का, मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस पर में। तो जब ये 3 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा? तो ये होगा 2√2, और 2√2 की वैल्यू हमें दी हुई है 3। तो 2√2 इक्वल टू दिया है 3 के, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा? 3/2√2। हमें वैल्यू किसकी निकालना है? हमें वैल्यू निकालना है इस टॉवर की, जो कि है √3। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम √3 का, क्या आ जाएगा? 3√3/2√2। तो इसमें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3√6/4। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? कैसे किया? ये 3D मॉडल पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। तो यदि समझ आया तो फिर ये वाला क्वेश्चन करिए। ये भी 3D मॉडल पर क्वेश्चन है। इसमें भी हमसे बोला है कि एक टॉवर है जिस पर पॉइंट ए से, जो कि साउथ में है, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। एक पॉइंट बी है जो कि वेस्ट में है, उससे उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री। टॉवर की लेंथ दी हुई है 100 मीटर। हमें ए बी की लेंथ निकालना है। तो डायग्राम बनाइए। तो देखिए ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये है टॉवर। इसमें हमसे बोला है कि एक पॉइंट ए है जो कि साउथ में, तो यहां पर एक पॉइंट ए होगा जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। आगे लिखा हुआ है कि एक पॉइंट बी है, पॉइंट बी है जो कि वेस्ट में। इसमें यह नहीं लिखा कि पॉइंट ए के वेस्ट में, इसमें यह लिखा है कि बी वेस्ट में, मतलब यहां पर लेंगे। तो बी कहां पर आएगा? यहां पर। इससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री। ठीक, ये ए है, ये बी है, और ए बी की लेंथ हमें निकालना है। और ये जो टॉवर है इसकी लेंथ हमें दी हुई है 100 मीटर। तो पहले रेशो निकालिए। तो यार ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल में ये 30 है, ये तो 90 है, ये 60 है। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा √3। अब ये 45 है, ये 90 है, ये 45 है, तो 45 के सामने 1, ये 45 है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 है। ठीक, अब यार ट्राइंगल देखिए,
क्योंकि हमें ए बी की लेंथ निकालना है। तो ये वाले ट्राइंगल में ये है 90, ये 1, ये √3, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2, पाइथागोरस प्रमेय से 2। हमें टॉवर की लेंथ हुई 100, तो 1 इक्वल टू यदि 100 है तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? हमें ये वाली लेंथ निकालना है, 2 इक्वल टू हो जाएगा 200। कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 इक्वल टू 100 है तो 2 इक्वल टू 200, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ? तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये बने हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन एनवीएस में आया था। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमसे बोला है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब पेड़ के परछाई की लंबाई उसके वास्तविक लंबाई का √3 गुना हो। मतलब यदि पेड़ की लंबाई 1 है तो उसके परछाई की लंबाई कितनी होगी? √3। तो हमें ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल कितना होगा? तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि 30 के सामने होता है 1 और 60 के सामने होता है √3। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 30 डिग्री। ठीक, अब इसे देखिए, इसमें हमसे बोला है कि एक ट्री है, पेड़ है, जो कि हवा से टूट गया है और उसका जो अपर पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है 16 मीटर दूर पर। देखिए डायग्राम बनाते हैं, एक पेड़ है, वो यहां से टूट गया है और ऐसे जमीन पर ग्राउंड को टच कर रहा है। कितनी दूरी पर? 16 मीटर दूरी पर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल बनाता है 45 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पेड़ की लंबाई। तो देखिए ये 45 है तो ये भी 45 है, तो रेशो क्या आ जाएगा? ये 1, ये 1, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी √2। अब देखिए ये लेंथ हमें दी हुई है 16 मीटर, तो 1 इक्वल टू 16। हमें किसकी लेंथ निकालना है? हमें लेंथ निकालना है पेड़ की। तो पेड़ की लेंथ ये पूरी है, तो ये तो 1 है, ये कितनी है? तो यही पेड़ तो यहाँ गिरा है, तो हमें लेंथ निकालना है 1 प्लस √2 की। तो 1 प्लस √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस √2 इंटू 16। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ? इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम की करा रहा हूं मैं आपको, ये मन से नहीं बनाया मैंने। अब इसे देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला है कि एक एरोप्लेन है जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और किसी दूसरे प्लेन के ऊपर से गुजरता है। तो डायग्राम पे समझते हैं। तो हमने माना है कि एक एरोप्लेन ये है और दूसरे प्लेन के ऊपर से गुजर रहा है, तो दूसरा प्लेन कहां पर होगा? यहां पर। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि किसी सेम पॉइंट से दोनों प्लेन पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 60 और 45। तो जो ऊपर उड़ रहा है प्लेन, उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन किसी फिक्स पॉइंट से कितना बन रहा है? 60, और नीचे वाले प्लेन पर कितना बन रहा है? 45। हमें निकालना है कि जो प्लेन नीचे उड़ रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी ग्राउंड से, मतलब कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। सॉल्व करिए। तो पहले ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये 45 है तो ये 1 होगा, ये भी 45 है तो ये भी 1 होगा, तो ये रेशो आ गया 1:1। सिर्फ इतने की बात हो रही है अभी। ठीक, अब बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए। बड़े वाले ट्राइंगल में ये 60 है, तो 60 के सामने क्या होता है? √3। तो ये जो पूरी बड़ी लेंथ है ये लेंथ होगी √3, और ये 30 है, 30 के सामने 1, तो ये दोनों तो 1 बराबर ही हो गए, मतलब रेशो बराबर है, बिल्कुल सही है। मतलब अब ये जो बड़ी लेंथ है ये √3 आई है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है ये जो लेंथ है ये है 3000, तो √3 बराबर है 3000, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3000 अपन √3। हमें किसकी लेंथ निकालना है? हमें लेंथ निकालना है ये वाली जो कि है 1 के बराबर, तो इसे 1 का मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा हमारा आंसर। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो मल्टीप्लाई करते हैं √3 और डिवाइड करते हैं √3 से, तो ये आ जाएगा 1000 √3। कौन सा ऑप्शन? अब ये जो लिखा हुआ है ये और ये ऑप्शन बी दोनों सेम नहीं है क्या? दोनों सेम ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 300, तो यहाँ से जब 100 बाहर आएगा तो एक 0 इसमें बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000 √3। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आया समझ? अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बिल्डिंग है और एक टॉवर है। ठीक, लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टॉवर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री। आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल दिया हुआ है ये दिया है 60 डिग्री। हमें टॉवर की लेंथ दी हुई है 50, हमें बिल्डिंग की लेंथ निकालना है। सॉल्व करिए। तो पहले ये वाला ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल में ये 30 है तो 30 के सामने क्या होगा 1, और ये 60 होगा तो 60 के सामने √3, तो रेशो आ गया 1:√3। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल में 60 है, 60 के सामने क्या होगा √3, और ये 30 है तो 30 के सामने 1। अब ये जो लेंथ है ये इक्वल है तो दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यार जो रेशो है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 का, तो ये तो √3 बन जाएगा और इसमें √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3। हमें लेंथ निकालना है इसकी और ये लेंथ हमें गिवन है, तो 3 इक्वल टू गिवन है 50 के, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/3। हमें 1 की वैल्यू निकालना था तो 1 की वैल्यू आ गई 50/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ? अब इसे सॉल्व करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना है। इसमें हमसे बोला है कि एक लड़का है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। ये जो लड़का है ये एक बलून को देखता है जो कि मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, और इस बलून की जो हाइट है ग्राउंड से वो है 8820 सेंटीमीटर। जब ये लड़का इस बलून को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का, लेकिन कुछ समय बाद जब डबल से देखता है तो बलून मूव करता हुआ आगे चला जाता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। तो हमें बताना है कि उस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर ये लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। यहां पर है बलून, इस बलून को जब बच्चा देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा? तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनेगा, ठीक है ना कि ग्राउंड से, क्योंकि इसकी आंखें यहां पर हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बन रहा है, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री का। और जब ये बलून मूव करता हुआ आगे चला जाता है यहां पर, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? तब बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमें यह लेंथ निकालना है कि उस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमें जो लेंथ दिया हुआ है वो लेंथ दिया हुआ है, ये पूरा लेंथ दिया हुआ है 8820। ग्राउंड से उस बलून का हाइट दी हुई है 8820, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, है ना। तो पहले हम रेशो निकालते हैं। पहले ये वाला ट्राइंगल देखिए, छोटा वाला, ये 60 है तो 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1, तो ये जो लेंथ है ये आ जाएगी √3 और ये लेंथ आ जाएगी 1। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, ये 30 है, 30 के सामने 1, ये 60 है, 60 के सामने √3, तो ये आ गया 1, और ये पूरी लेंथ आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये √3। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है। अब ये √3 है, ये 1 है, तो दोनों को बराबर बनाओ। तो ये जो रेशो है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, तो ये बदल जाएगा √3 में, और ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा 3 में। तो जो पूरी लेंथ है वो है 3। अब पूरी लेंथ 3 है तो ये लेंथ कितनी होगी? तो ये लेंथ होगी 1। हमें यही लेंथ निकालना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए हमें लेंथ दी हुई है ये वाली, ये पूरी लेंथ दी हुई है 8820, लेकिन हमारे पास रेशो है सिर्फ इतना। तो ये लेंथ कितनी होगी? जब पूरी लेंथ 8820 है और ये लेंथ है 120, तो इतनी लेंथ कितनी होगी? तो इसमें से 120 माइनस करना होगा,
तो यहाँ पर माइनस करेंगे 120 को, तो ये आ जाएगा 8700। और ये किसके इक्वल है? ये है √3 के इक्वल। तो 1 = आ जाएगा, इसे √3 से डिवाइड करो, तो 1 = आ गया 8700 डिवाइड √3। हमें वैल्यू निकालना है। अच्छा, ये लेंथ 1 नहीं होगी, 2 होगी, क्योंकि पूरी 3 है ना, तो माइनस करने पर यहाँ पर 2 आएगा। हमें लेंथ निकालना है 2। सॉल्व करो, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे √3 से, तो ये आ जाएगा 8700/3 इंटू 2√3। 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29 दूनी 58, तो 5800 √3, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर हमें लड़के की हाइट दी हुई है 120 सेंटीमीटर, तो इसका भी यूज़ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप डबल से देखेंगे, यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया तो डबल से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें हमसे बोला है कि सड़क के दोनों ओर 2 भवन है, तो डायग्राम बना लीजिए पहले। तो सड़क के दोनों ओर हमने 2 भवन बना लिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सड़क पर किसी बिंदु से सीढ़ी भवन की खिड़की तक पहुंच जाती है, जो कि भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर है। तो हमने मान लिया वो पॉइंट ये है। यहां से जब हम सीढ़ी को ये वाली बिल्डिंग पर ले जाते हैं, जो भवन है, तब ये इसकी खिड़की तक जाता है, और खिड़की की हाइट दी हुई है 12 मीटर, तो ये हाइट है 12 मीटर। आगे लिखा है कि सीढ़ी के पाद को उसी बिंदु पर पलटकर दूसरी ओर रखा जाता है, मतलब इस सीढ़ी को इस साइड रखा जाएगा, तो ये भूमि के 9 मीटर ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंच जाती है। मतलब जब इस साइड रखेंगे तो यहाँ पर जो खिड़की है उसकी हाइट तक पहुंच जाता है, और जिसकी हाइट दी हुई है 9 मीटर। आगे लिखा हुआ है कि यदि सीढ़ी की हाइट 15 मीटर है, तो सड़क की चौड़ाई हमें बताना है। तो सीढ़ी की हाइट कितनी दी हुई है? 15 मीटर। तो ये भी सीढ़ी है और ये भी सीढ़ी है, तो दोनों की हाइट कितनी होगी? 15। हमें सड़क की चौड़ाई निकालना है, तो सॉल्व करिए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। बाकी ट्रिपल एट से आपको याद होंगे, 3 4 5 वाला। पहले ये वाला ट्राइंगल देखिए, 5 × 15, 4 × 12, 5 × 15, 4 × 12, तो 3 × 9। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ आ जाएगी 9। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, तो 3 4 5, 3 4 5, तो 5 × 15, 3 × 9, तो 4 × 12, तो ये जो लेंथ होगी ये होगी 12। हमें पूरी लेंथ निकालना है, ऐड कर दो, 21 आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ? अब इस क्वेश्चन को करूं, इसमें क्या बोला है? इसमें हमसे बोला है कि 14 मीटर ऊंची सीढ़ी है जो कि दीवार के शिखर तक पहुंच जाती है, यदि दीवार पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमें दीवार की ऊंचाई निकालना है। मतलब ये दीवार है, इस दीवार पर जो सीढ़ी है उसने एंगल कितना बनाया है? एंगल बनाया है 60 डिग्री का। और हमसे बोला है कि ये जो पॉइंट है ये दीवार का शिखर है, मतलब ये दीवार की पूरी लेंथ होगी। लेंथ निकालना है, तो 60 के सामने √3, ये 30 है, 30 के सामने 1। हमें लेंथ दी हुई है किसकी? सीढ़ी की। तो रेशो पहले पूरा निकाल लो, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी 2। हमें 2 = दिया हुआ है 14, तो 1 = क्या होगा? 7। तो √3 = क्या होगा? 7 × √3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब इसे देखिए। इसमें हमसे बोला है कि एक पतंग भूमि से 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है और डोर की लंबाई दी हुई है 60 मीटर, और हमसे यह मानने को बोला है कि डोर पर कोई भी ढील नहीं है। तो हमें पतंग का उन्नयन कोण निकालना है। यह पतंग जो कि भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? 30 मीटर ऊंचाई पर है, और डोर की लंबाई दी हुई है 60 मीटर। हमें यह एंगल निकालना है। तो पहले तो रेशो निकालो, तो रेशो आएगा 1:2। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये रेशो कितना होगा? ये होगा √3। तो एंगल क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा 30। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, एंगल आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 30। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है?
इसमें हमसे बोला है कि 50 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक आदमी टावर की विपरीत दिशाओं में दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 मापता है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक टावर है, इस पर एक आदमी है जो कि देखता है कि दो कार विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। तो एक कार यहां पर है और एक कार यहां पर है, और इनका जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? तो ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 और ये एंगल बन रहा है 45। हमें दोनों कार के बीच की दूरी निकालना है। सॉल्व करिए। पहले येलो ट्राइंगल देखिए। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो यहां पर रेशो आ जाएगा 1:√3। अब येलो ट्राइंगल देखिए। तो 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, तो यहां पर रेशो आ जाएगा 1:1। हमें ये वाली लेंथ दी हुई है, टावर की लेंथ दी हुई है 50 मीटर, तो 1 इक्वल टू दिया हुआ है 50। हमें ये पूरा निकालना है। पूरा मतलब √3 + 1, तो 1 इक्वल टू है 50, तो √3 + 1 इक्वल टू क्या होगा? √3 + 1 × 50। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें हमसे बोला है कि इकाई XY ऊंचाई वाले दो टावर जो कि एक ही समतल पर हैं के शीर्ष द्वारा एक बिंदु जो कि टावर के पाद को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 30 और 60 डिग्री बनाते हैं। मतलब दो टावर हैं जिनकी लेंथ दी हुई है X और Y। इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके मिड पॉइंट से दोनों टावर पर जो एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण, वो कितना दिया हुआ है? तो पहले x लिखा हुआ है फिर y लिखा हुआ है। तो x के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 30 और y के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 60। हमें वैल्यू निकालना है, हमें रेशो निकालना है, x/y। सॉल्व करिए। पहले ये वाला ट्राइंगल देखिए। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो यहां पर रेशो आ जाएगा 1:√3। अब ये वाला ट्राइंगल 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, तो यहां पर रेशो आ जाएगा √3:1। लेकिन हमसे बोला है कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को सेम बनाओ। तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशो में, तो ये तो बन जाएगा √3 और ये बन जाएगा 3। तो यहाँ पर x/y क्या आ जाएगा? x/y आ जाएगा 1:3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। x/y आ जाएगा 1:3। ठीक है। इसमें ऑप्शन 3:1 भी दिया हुआ है, तो जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि 3:1 लगा दो। हमसे x/y पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 1:3। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरक कोण पर, जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन तीनों टाइप को हम एक एक करके देखते हैं। पहले इसे देखिए। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि आपसे बोला जाएगा कि एक पोल है, एक टावर है या फिर एक बिल्डिंग है जिससे A दूरी पर एक वस्तु है और B दूरी पर दूसरी वस्तु है। ये दोनों वस्तुएं बिल्डिंग के जो शीर्ष बिंदु है इस पर उन्नयन कोण बनाते हैं, और ये जो उन्नयन कोण है ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल होगा 90 - थीटा। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिल्डिंग की लंबाई बताइए। तो यदि ये लंबाई A है और ये लंबाई B है तो बिल्डिंग की लंबाई होगी √AB। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे यदि ये 60 है, ये 30 है, तो रेशो क्या देखा था हमने? इसमें रेशो क्या आया था? तो ये √3 आया था, ये 1 आया था, ये 2 आया था। 2 सिर्फ इतना आया था, पूरा कितना होगा? पूरा होगा 3। तो देखिए A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? √AB मतलब √3। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि ये लंबाई A है, ये लंबाई B है, और एंगल ये थीटा है, ये 90 - थीटा है। तो बिल्डिंग की लंबाई क्या होगी? √AB। ठीक। अब सेकंड को देखिए। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि आपसे बोला जाएगा कि दो बिल्डिंग है, इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई B है। दोनों बिल्डिंग को मिलाने वाली जो सड़क है उसके मिड पॉइंट से दोनों बिल्डिंग के शीर्ष बिंदु पर
जो उन्नयन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो पूरक है। मतलब ये एंगल यदि थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। तो आपसे बोला जाएगा कि दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी निकालिए। तो देखिए, यदि ये लंबाई ए है, ये लंबाई बी है, तो ये इतनी जो लंबाई है, कितनी, इतनी जो लंबाई है, ये होती है रूट ए बी। अब मिड पॉइंट है तो ये लंबाई कितनी होगी, तो ये भी होगी रूट ए बी। तो यदि आपसे बोला जाए कि बिल्डिंगों के बीच की दूरी निकालो, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 रूट ए बी। ठीक, ये इतनी पूरी लंबाई। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पर दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछेंगे, तो इस डायग्राम को हम ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां पर देखिए, आपको यह डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि दो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ए जिसकी लंबाई ए है, और इस बिल्डिंग की लंबाई है बी। बिल्डिंग ए के तल से बिल्डिंग बी के शीर्ष तक ये जो एंगल है, और बिल्डिंग बी के तल से बिल्डिंग ए के शीर्ष तक ये जो एंगल है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो आपसे बोला जाएगा कि बिल्डिंग के बीच की दूरी निकालिए। अब यहां पर ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी होगी रूट ए बी। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर है। यहां पर ये लंबाई रूट ए बी है, और ये पूरी लंबाई बिल्डिंगों के बीच की दूरी ये है 2 रूट ए बी। क्योंकि डायग्राम कुछ इस तरीके से मिड पॉइंट से दोनों बिल्डिंग्स पर उन्नयन कोण डाला गया है, लेकिन यहां पर बिल्डिंग ए के तल से बिल्डिंग बी के शीर्ष पर और बिल्डिंग बी के तल से बिल्डिंग ए के शीर्ष पर उन्नयन कोण डाला गया है। तो यहां पर बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी होगी, रूट ए बी। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, इन पर यदि आपको एंगल दिया होगा, एंगल यदि गिवन है, ये 30 है, ये 60 है, तब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है √3, तब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन यदि आपको एंगल नहीं गिवन है और आपसे बोला जाएगा कि पूरक कोण है, और वेरिएबल में यदि आपसे पूछ लिया जाएगा, तब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसकी लंबाई रूट ए बी होती है, इस पूरे की लंबाई 2 रूट ए बी होती है, इसकी लंबाई रूट ए बी होती है यदि ये ए है, ये बी है तो, और इसमें भी यदि इस बिल्डिंग की लंबाई ए है और इस बिल्डिंग की लंबाई बी है, तो दोनों बिल्डिंग की लंबाई की दूरी कितनी होगी, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी वो होगी रूट ए बी। ठीक है, वैसे ज़्यादातर आंसर आपको रूट ए बी ही मिलेगा, बस इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थर्ड को देखिए। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि आपसे बोला जाएगा कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के एक साइड ए दूरी पर एक पॉइंट है, बिल्डिंग की दूसरी साइड बी दूरी पर दूसरा पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट बिल्डिंग के शीर्ष पर उन्नयन कोण बनाते हैं, और ये जो एंगल है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो आपसे बोला जाएगा कि बिल्डिंग की लंबाई बताइए। तो यदि ये लंबाई ए है और ये लंबाई बी है, तो बिल्डिंग की लंबाई कितनी होगी, रूट ए बी। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, ये लंबाई ए है, ये लंबाई बी है, तो बिल्डिंग की लंबाई है रूट ए बी। समझ आ गया। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब इसी डायग्राम को थोड़ा सा घुमा देंगे। तो इस डायग्राम को एक बार हम इस पेज पर ले चलते हैं। तो यहां पर देखिए, इस डायग्राम को आपको इस तरीके से पेश किया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि एक बिल्डिंग है, यह है फर्स्ट फ्लोर, यह है सेकंड फ्लोर। एक पॉइंट से फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो पूरक कोण है। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में पूरक होंगे। देखिए, ये यदि 90 माइनस थीटा है, ये तो 90 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थीटा। और ये थीटा है, ये 90 है, तो ये पूरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब ये भी आपस में होंगे पूरक कोण। तो आपसे बोला जाएगा कि ये जो लंबाई है इसे निकालिए। तो क्या होगी इसकी लंबाई, यदि ये लंबाई ए है और ये पूरी लंबाई बी है, तो ये लंबाई होगी रूट ए बी। आंसर वही आएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि बी ये पूरी लंबाई होगी और ए इतनी लंबाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है आपको सिर्फ इतनी लंबाई दे और इतनी लंबाई दे, तो आपको ऐड करके ये पूरी लंबाई निकालना होगा, तभी आप निकालेंगे रूट ए बी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसी डायग्राम को थोड़ा सा घुमा दिया, समझ आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए,
इसमें हमसे बोला है कि दो बिंदु हैं जो मीनार से ए और बी इकाई दूरी पर है, जो कि मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण पूरक बनाते हैं। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो आंसर क्या आएगा? तो पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए रूट ए बी। बाकी इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखिए, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से ए दूरी पर एक पॉइंट है और बी दूरी पर दूसरा पॉइंट है। मतलब ये जो पूरी दूरी है यह है बी, यहां पर एक पॉइंट है, दोनों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उन्नयन कोण, वो आपस में पूरक है। मतलब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो देखिए, यदि ये लंबाई ए है, ये पूरी लंबाई बी है, तो मीनार की लंबाई क्या हो जाएगी? रूट ए बी। ठीक है, इसी डायग्राम को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। ऐसे बना सकते हैं कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से ए दूरी पर यहां पर एक पॉइंट है और बी दूरी पर यहां पर एक पॉइंट है। तो बिल्डिंग की लंबाई क्या होगी? तो ये ए है, ये बी है, तो बिल्डिंग की लंबाई होगी रूट ए बी। आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों कॉन्सेप्ट से आंसर सेम ही आएगा। ठीक, समझ आ गया? अब यार क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे बोला है कि एक व्यक्ति है जो कि 6 फीट ऊंचा है और एक पिलर है जो कि 24 फीट ऊंचा है। ये जो व्यक्ति है पिलर के टॉप पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बनाता है, और पिलर के बेस पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण बनाता है। और ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मैन और पिलर के बीच की दूरी हमें निकालना है। देखिए, डायग्राम देखते हैं। ये एक व्यक्ति है जो कि 6 फीट ऊंचा है और एक पिलर है जो कि है 24 फीट ऊंचा। ठीक, ये जो व्यक्ति है ये पिलर के टॉप पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है और बेस पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। ठीक है, और ये दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। मतलब ये यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो हमें ये लंबाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहां पर यूज होगा थर्ड नंबर वाला डायग्राम। थर्ड डायग्राम क्या था कि एक पिलर है जिससे एक साइड ए दूरी पर एक पॉइंट है और दूसरी साइड बी दूरी पर दूसरा पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट जो एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो पिलर की लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई होगी रूट ए बी। ठीक है, अब यदि ये एंगल यदि कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे देख लीजिए, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या आ जाएगा? थीटा। तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये लंबाई, ये पूरी लंबाई हमें दी हुई है 24, और इतनी लंबाई कितनी है? तो इतनी लंबाई है 6, ये 6 है ना, तो बाकी इतनी लंबाई कितनी होगी? ये होगी 18। तो हमें ये लंबाई निकालना है। तो ये लंबाई कितनी होगी? तो यहां पर कैसे निकालना था? रूट ए बी। तो ये आ जाएगा रूट 6 इंटू 18। तो यहां से क्या आ जाएगा? 6√3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। आया समझ? तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ये आपके एग्जाम की क्वेश्चन करा रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन अभी आए हैं सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। आया समझ? अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर है, तो इन्हें आपको सॉल्व करना है। जैसे इसे सॉल्व करिए, फिर इसके बाद इसे सॉल्व करना, फिर इसे सॉल्व करना, और लास्ट क्वेश्चन इसे सॉल्व करना। और इन सभी के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए